नमस्कार, मैं बद्री सर अल्फ़ा BNS क्लासेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट परीक्षा इस वर्ष नवंबर माह में आयोजित होगी। इसी के तैयारी के लिए आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान के 15 प्रश्न तथा उसके उत्तर की चर्चा करूंगा। इस प्रश्न में कक्षा 8, 9 तथा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो हमारा आज का वीडियो नेक्स्ट परीक्षा के साथ साथ बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा प्रश्न 31 से शुरू होकर 45 तक जाएगी। प्रश्न 31 कहता है, श्याम ने धातु के एक गोले को 1 मीटर लंबे धागे में बांधकर एक सरल लोलक बनाया। उसने पाया कि इसे 20 दोलन पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। आप बताइए कि इस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ए 70 सेकंड, बी 2.5 सेकंड, सी 2 सेकंड, डी 50 सेकंड। तो देखिए यहाँ 20 दोलन पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा उसी को लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 50/20 अर्थात 2.5 सेकंड। अतः आपका उत्तर होगा बी। प्रश्न 32 कहता है, विभा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैसों के द्रवीकरण की परिस्थितियां क्या होगी। ए निम्न ताप निम्न दाब, बी उच्च ताप उच्च दाब, सी उच्च ताप निम्न दाब और डी निम्न ताप उच्च दाब। तो देखिए यहाँ पे गैस को ताप एवं दाब के विशिष्ट परिस्थितियों में द्रवित किया जा रहा है। तो इसके लिए जरूरत होगी ऑप्शन डी की, निम्न ताप और उच्च दाब। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33। चित्र में दिए गए ग्राफ में एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का आरेख कौन दर्शाता है। चित्र देखिए, एक्स अक्ष जो नीचे लाइन पे है वो समय दर्शा रहा है और खड़ी लाइन जो है सो ओबी की तरफ ये वेग दिखला रहा है। तो इसमें एक समान त्वरित गति से गतिमान कार का आरेख दर्शाएगा OA जो आपके ऑप्शन ए में है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 34 कहता है, दो भिन्न भिन्न धातुओं से बने समान आकार और आकृति के गुटके हैं। इन वस्तुओं पर बराबर परिमाण के बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील होते हैं। यदि पहली वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के 8 गुना हो तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। देखिए कहता है कि पहली वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के 8 गुना है। अगर दूसरी वस्तु में हम x त्वरण मानते हैं तो पहली वस्तु का त्वरण हो जाएगा 8x। तो हम जानते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण के समानुपाती होता है। अतः उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 8:1 अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न 35 कहता है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। ए वस्तु का भार घटेगा, बी वस्तु का भार बढ़ेगा, सी वस्तु का भार पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, डी वस्तु का भार ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो देखिए आपका उत्तर होगा बी वस्तु का भार बढ़ेगा। ऐसा इस कारण से होता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो भार का मान बढ़ता है। 9.8 से इसका मान 10 तक जाता है। हमारा अगला प्रश्न 36 है, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम रख रहे हैं, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है।
ये इसके सामने बनेगी, अतः इसका आवर्धन अवतल दर्पण है तो इसका आवर्धन हो जाएगा ऑप्शन सी -3। हमारा अगला प्रश्न है 37। आगरा स्थित ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण होने से उसका रंग पीला हो रहा है, इसका क्या कारण है? ए ओजोन परत का क्षय, बी आम्ल वर्षा, सी हरित गृह प्रभाव, डी विश्व उष्णन। तो देखिए आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में कांच और प्लास्टिक के बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें काफ़ी मात्रा में निकलती हैं। यही गैस जब ऊपर जाकर जमा हो जाती है तो वर्षा के जल में यह घुल करके नीचे आती है और इसी के कारण ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है और उसका रंग पीला हो जा रहा है। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 38। विद्यार्थियों के एक समूह ने जूते का एक पुराना डिब्बा लिया तथा इसके सभी पार्श्व को काले कागज से ढक दिया। बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टार्च लगा दिया तथा दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए अन्य छिद्र किया। उन्होंने चित्र में दर्शाए अनुसार विभिन्न पदार्थों को कांच के पात्र में बॉक्स में रखकर देखा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदीप्त होगा? प्रदीप्त होगा का मतलब होता है कि कौन सा पदार्थ जो है सो चमकने लगेगा, माने टॉर्च का लाइट देने पर। चित्र देखिए आप, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए चीनी का जलीय विलयन, बी सोडा जल, सी कॉपर सल्फेट का विलयन, डी स्टार्च विलयन। तो देखिए हम जानते हैं कि पदार्थ जो प्रदीप्त होता है वो होता है कोलाइडल विलयन, जिसको कोलाइड कहते हैं, कोलाइडल विलयन। तो इसमें हम चेक करते हैं कौन कौन सा है, कौन कौन कोलाइड है। ए में कहता है चीनी का जलीय विलयन, तो देखिए चीनी पानी में पूर्णतया घुल जाती है तो इससे नहीं होगा। बी कहता है सोडा जल, सोडा जल भी पूर्णतया घुलनशील होती है, इसके भी आर पार हम देख सकते हैं, ये भी ग्लो नहीं करेगा। सी कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये भी क्या होता है कि पूर्णतया घुलनशील होती है, तो इससे भी नहीं होगा। तो बचा कौन? डी स्टार्च विलयन, यही कोलाइडल विलयन है और इसी से पदार्थ प्रदीप्त होगा टॉर्च का लाइट देने पे। तो उत्तर हुआ आपका डी। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 39 कहता है हमारा, किसी पदार्थ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलने के लिए क्या करना होता है कि केल्विन स्केल K होता है K डिग्री C प्लस 273 या 273 प्लस डिग्री C। तो 273 प्लस -10 डिग्री, तो 273 में 10 घट जाएगी तो हो जाएगा 263 केल्विन। तो आता आपका उत्तर होगा सी। प्रश्न 40 कहता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा करके रखा गया, उसका रंग भूरा हो गया। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ए वियोजन, बी संयोजन, सी अवक्षेपण, डी विस्थापन। आपका उत्तर होगा डी विस्थापन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि लोहे की कील कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और लोहे का सल्फेट का विलयन बनाएगा, उसी का रंग भूरा होता है। प्रश्न 41 कहता है, वह कोशिकांग जो यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या है? ए लाइसोसोम, बी अंतःद्रव्यी जालिका SCR, सी गोल्जी उपकरण और डी रिक्तिका। तो आपका उत्तर होगा ए लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसमें पित्त होता है जो
विष और दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटी-हेल्मिंथीज वर्ग के लिए सत्य है? प्लेटी-हेल्मिंथीज वर्ग के लिए सत्य है। चलिए, कथन 1, इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। कथन 2, इसका शरीर द्विकोरिक होता है। कथन 3, इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। और कथन 4, ये छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए, केवल कथन 1 सही है, बी, कथन 1 एवं 2 सही है, सी, कथन 1 और 3 सही है, या डी, कथन 1, 2, 3, 4 सही है। चलिए हम चेक करते हैं। प्लेटी-हेल्मिंथीज कहा जाता है, देखिए ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। प्लेटी माने होता है चिपटा, और हेल्मी का मतलब होता है कृमि, तो चिपटा कृमि। तो चिपटा कृमि में द्विपार्श्व हो गया, तो कथन 1 सत्य हो गया, इसका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है। कथन 2 कहता है इसका शरीर द्विकोरिक होता है, नहीं, इसका शरीर त्रिकोरिक होता है। कथन 3 कहता है इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, सही है, इसके मुंह होते हैं और पाचन तंत्र का आधा होता है, क्योंकि ये पचा नहीं सकता है, इसलिए पचा पचाया भोजन को ग्रहण करता है, ये परजीवी होता है और ये प्रायः हमारे जैसे के पेट में पाया जाता है। कथन 4 कहता है ये छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं, ये सही नहीं है। तो आपका उत्तर हुआ सी, कथन 1 और 3। प्रश्न 43 कहता है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है? ए, संवहन उत्तक, बी, पार्श्व विभाज्य उत्तक, सी, दृढ़ उत्तक, और डी, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। आपका उत्तर होगा बी, पार्श्व विभाज्य उत्तक। देखिए, संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम होता है, ये पौधे में जल और भोजन के परिवहन में काम आता है। पार्श्व विभाज्य उत्तक ये अगल बगल में ही क्या करता है कि जमा होता है छाल के रूप में, और फिर छाल से वो कुछ दृढ़ हो जाता है, जिसके कारण वलय बनता चला जाता है। सी होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक से तना का निर्माण होता है, ये आंतरिक भाग होता है, ये हार्ड होता चला जाता है। डी कहता है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। ये क्या होता है कि ये पौधे की लंबाई और ऊंचाई वगैरह को प्रभावित करता है, माने उसके हाइट को प्रभावित करता है। तो आपका उत्तर हुआ वार्षिक वलय बनाने का बी, पार्श्व विभाज्य उत्तक। प्रश्न 44 कहता है इंटरव्यू देते समय विद्यार्थी घबराहट महसूस करता है, ऐसी परिस्थिति में उसके शरीर में कौन हार्मोन स्रावित होता है? ए, एड्रीनलिन, बी, इंसुलिन, सी, थायरॉक्सिन, डी, प्रोजेस्टेरोन। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन, मैं पीछे चलता हूँ। प्रोजेस्टेरोन ये जनन हार्मोन है, ये ऐसी घबराहट महसूस नहीं कराएगा। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन शरीर की बनावट से संबंधित हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन की कमी से आप जानते होंगे घेंघा नामक रोग हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला कहता है बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये शर्करा के पाचन में काम आता है। तो बचा कौन? ए, एड्रीनलिन। यही विद्यार्थी के घबराहट का कारण है जो इंटरव्यू देते समय विद्यार्थी महसूस करता है। इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, यह तनाव, बेचैनी के विरोध को प्रदर्शित करता है, तो यही घबराहट का कारण बनता है। तो आपका उत्तर हुआ ए, एड्रीनलिन। प्रश्न 45 और अंतिम है, निम्नलिखित में कौन सा रोगजनक पेप्टिक वर्म का कारण है? ए, एस्केरिस, बी, ट्रिपेनोसोमा, सी, वायरस, डी, बैक्टीरिया। तो चलिए इस पर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं हम। पेप्टिक वर्म यानी पेप्टिक अल्सर रोग आंत में एसिड के बनने से होता है। यह खान पान की गलत आदतों या दवाइयों के, खासकर पेन किलर को खाली पेट रहकर खाने की वजह से होता है। यह सिगरेट
वगैरह के पीने से भी होता है। इसके अलावा यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका 45 का कौन पेप्टिक वर्म का कारण क्या है? डी, बैक्टीरिया। ये था आज के विज्ञान विषय के 15 प्रश्नोत्तर। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो मुझे भेजें, मैं उनके उत्तर ज़रूर दूंगा। और अंत में जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ऑन कर लें, ताकि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।